हाँ दोस्तों, अब अपन बात करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक था, वह है विद्युत। सभी एग्ज़ाम में आप लोगों से विद्युत से प्रश्न किए जाते हैं और एकाधिक प्रश्न सभी एग्जामों में देखने को मिल जाता है। मैं विद्युत की सबसे पहले बात करूं कि विद्युत में कहाँ से किस किस तरीके के इसने प्रश्न बनाने की कोशिश की है, वो समझे अपन लोग। सबसे पहले मैं आपसे यूँ कहूँ कि ये एक परिपथ है। ये कुंजी है, ये बैटरी या सेल है, और ये कोई युक्ति है। मैंने कहा ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये युक्ति है जिस पे कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी आप कुछ भी चला सकते हो। एक खास चीज़ और याद रखना, हम इधर से कहेंगे, इधर से जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इधर से आएगी विद्युत धारा आई। बात को समझना। ये मैंने एक सर्किट बनाया। अब इसमें से भी हम कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से प्रश्न क्या क्या वो आप लोगों से बना रहा है। पहला याद रखना, इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा आप देखें, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो आप बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। अब बात करें नंबर 2, विद्युत धारा की दिशा। तो आप बता देना पॉजिटिव टू नेगेटिव। विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? तो आप बताना धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। एक कॉन्सेप्ट और साथ के साथ क्लियर करना, या यूँ कहूँ डायरेक्ट ही कह देता हूँ, सुनिएगा कि ये दोनों अपन कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत। हम इसको ऐसे समझें कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं और विद्युत धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। मैंने कहा दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है। अगर परीक्षा का प्रश्न कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तो विद्युत धारा की दिशा होगी। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तो विद्युत धारा की दिशा उससे क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा अगर पूरब से पश्चिम की ओर है तो विद्युत धारा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होगी। लेकिन इसका एक प्रश्न मैंने ऐसा भी देखा है, उस प्रश्न को भी आप समझें। इलेक्ट्रॉन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समानांतर है। तो विद्युत धारा की दिशा होगी। यहाँ एक समस्या आ जाती है। प्रॉब्लम ये हुई कि हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अब यहाँ इसने प्रश्न किया कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समानांतर हैं। अगर बात को समझना
कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समानांतर हैं तो विद्युत धारा की दिशा होगी। इसमें प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी घूम किधर रही है या पृथ्वी का घूर्णन किधर से किधर है। एक और क्वेश्चन इसमें साथ के साथ हमें याद होगा, जब जाके हम बता पाएंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए मैं सीधा सा कहूँ कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। वैसे एक ज्योग्राफी का प्रश्न भी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यही कारण है कि सूर्य पूरब से निकलता है। यहाँ तो हम विद्युत की बात कर रहे हैं। अब पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और हमने प्रश्न में कहा कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा इसके समानांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे होंगे। और अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे होंगे तो विद्युत धारा इससे क्या होगी, उल्टी होगी। और उल्टी होगी तो उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी, तो हम बोलेंगे पूरब से पश्चिम की ओर। दोबारा सुने, हमने कहा यदि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समानांतर हैं तो विद्युत धारा की दिशा होगी। अब हमें पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा और इलेक्ट्रॉनों की दिशा समान है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। तो हमने कॉन्सेप्ट में पहले ये चीज़ क्लियर की कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक सेकंड में हमारी ये समझ में आ गया कि अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे होंगे और इलेक्ट्रॉनों से उल्टी चलेगी कौन, विद्युत धारा। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर होगी। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसे भी ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बात को आगे और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसने प्रश्न कैसे कैसे भी पूछे। इसने हमसे एक प्रश्न किया कि एक बल्ब पर, क्वेश्चन क्या है, एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। यदि इस बल्ब को 110 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दें तो प्राप्त शक्ति होगी। इसने प्रश्न क्या किया वो सुनिएगा। एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। आपने देखा होगा बल्ब, ये जो बल्ब है इस बल्ब पर ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब है क्या? इसने भी कहा, जैसा प्रश्न में कहा गया, एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। यदि इस बल्ब को 110 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दें
जोड़ना कितने से था 220 से, लेकिन हम जोड़ कितने से रहे हैं 110 से, तो प्राप्त शक्ति होगी। तो पहले हम इसे समझ लें कि बल्ब पे ये लिखने का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों बल्ब पे ये लिखने का मतलब होता है कि बल्ब हमसे कुछ कहना चाह रहा है। बल्ब हमसे कह रहा है कि तुम मुझे ये दे दो 220 वोल्ट, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये हमसे कौन कह रहा है, बल्ब कह रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उसे 220 वोल्ट दे ही नहीं रहे। हम तो उसे कितना दे रहे हैं 110 वोल्ट दे रहे हैं, तो क्या वो हमें फिर भी 60 वाट देगा, तो नहीं देगा। इस पोजीशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सोल्व करते हैं वो जाने आप। बिल्कुल शॉर्ट में देखें कि आप उसे सोल्व करोगे कैसे। इसको समझने के लिए आप सीधा एक कॉन्सेप्ट याद रखना। आप उसे कितना दे रहे हो, आप उसे दे रहे हो 110, तो आप उससे बता देना कि उसे कितना दे रहे हो 110, तो आप लिखना 110 का स्क्वायर। फिर उसकी कैपेसिटी कितने की है, तो याद रखना उसकी कैपेसिटी 220 की है, तो आप लिख दीजिएगा 220। और याद रखना वो बल्ब कितने वाट का है, तो वो बल्ब 60 वाट का है, तो गुणा कर दीजिएगा 60 से। अगर इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लेते हो तो आपके पास इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। वो देखें आप, इसको आप इससे काटोगे 2 बार, इसको आप इससे काटोगे 2 बार, इसको आप इससे काटोगे 30 बार, और इसको आप इससे काटोगे 15 बार, तो आंसर आया आपके पास 15 वाट प्राप्त शक्ति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। हम नॉर्मली जब ऐसा प्रश्न देखते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब 60 वाट के बल्ब की कैपेसिटी 220 वोल्ट थी, इसका मतलब जब उसे 220 वोल्ट दिए गए थे तो वो हमें 60 वाट दे रहा था। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट की थी, हमने 220 वोल्ट उसे दे दिया और उसने हमें 60 वाट दिया, तो ऐसा तो तब होता जब हम उसे 220 वोल्ट देते हैं, लेकिन हमने उसे दिया ही कितना है 110, तो वो कितना देगा। तो हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि जब हमने 220 का आधा 110 किया तो वो भी 60 का आधा 30 कर देगा, पर ऐसा नहीं है। याद रख लीजिएगा 15 वाट। एक और चीज़ इसके साथ के साथ क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन इसका देखें, इसने एक और प्रश्न पूछा, उसको भी देखें। प्रश्न ये है कि एक बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। यदि इस बल्ब को 330 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दें तो क्या होगा। कंडीशन देखना दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि गलती से हमारे पहला प्रश्न समझ में आ गया, और पहला प्रश्न समझ में आ गया, यही हमारा दुर्भाग्य था कि हम दूसरे प्रश्न को गलती कर बैठेंगे। रीजन क्योंकि हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो ये प्रश्न डेफिनेट गलत होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इस पे 60 वाट का है, 220 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, हम इसे 330 दे रहे हैं, तो हम उसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो हमारी आदत ये होगी कि 330 हम इसे दे रहे हैं का स्क्वायर बटे कैपेसिटी 220 का स्क्वायर इनटू कितने वाट का था, ये हम करेंगे। और ये अगर हम करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 30 बार, और ये कट जाएगा 15 बार। तो 15 या 45 या 100, ये आया 135 वाट। ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम इसलिए करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य था कि पहला प्रश्न हमारे समझ में आ गया था, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि ये प्रश्न जो हमने सोल्व किया ये है ही गलत। इसमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका ये नहीं था। इस प्रश्न का सीधा
आंसर चेक करने का तरीका ये था कि जब इस बल्ब की कैपेसिटी ही 220 वोल्ट की है तो ये 330 वोल्ट ले कैसे सकता है, ये ले ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट आंसर क्या दे देंगे कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा। या तो आपको ऑप्शन में ये नज़र आ जाएगा, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम कह सकते हैं या बल्ब फूट जाएगा, बल्ब फूट जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, जब भी अगर ऐसा होता है कि वो इस तरीके का कोई प्रश्न हमें देता है जिस पे लिखा है कि इसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट है, तो याद रख लीजिएगा अगर उससे कम वोल्टेज से वो जुड़वाता है तो प्रश्न को सोल्व करें, और उससे ज़्यादा वोल्ट से अगर वो जुड़वा रहा है तो उसे सोल्व नहीं करें, उसका डायरेक्ट आंसर दें, उसका डायरेक्ट ऑप्शन देखें। या तो उसके एक ऑप्शन में लिख रहा होगा कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या फिर उसके ऑप्शन में लिख रहा होगा कि बल्ब फूट जाएगा। इसके अलावा इसका एक और प्रश्न था जो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसको भी आप साथ के साथ देखें। भारत में चलता है 220 वोल्ट, भारत में चलता है 220 वोल्ट, और याद रखना अमेरिका में चलता है 110 वोल्ट। याद रखना, मेरी बात को समझना। मैंने कहा भारत में जो विद्युत लाइनें हैं वह है 220 वोल्ट की, जबकि अमेरिका में जो लाइनें हैं वह है 110 वोल्ट की। तो समझने की कोशिश करना, जो समझने की कोशिश ये करना आप लोग कि मैंने कहा कि आप अगर भारत का बल्ब जो 220 पर चलने की कैपेसिटी रखता है उसे आप अमेरिका में ले जाकर अगर चलाओगे तो वो चलेगा, चाहे वो जैसा भी आपने जस्ट कहा कि 220 वोल्ट वाले को अगर आप कितना देते हो, को 110 देते हैं, 110 वोल्ट देते हैं, तो कुछ तो आंसर आएगा। थोड़ी देर पहले जो 60 वाट का था उसका आंसर 15 आया, मतलब कुछ तो जलेगा वो, हाँ या ना। लेकिन अगर आप अमेरिका से गलती से बल्ब यहाँ ले आए तो वो बल्ब क्या कर जाएगा, फूटेगा, फ्यूज हो जाएगा। तो मैं इसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए। एक 60 वाट का बल्ब, एक 60 वाट का बल्ब अमेरिका से खरीदा जाता है और उसे भारत में चलाया जाता है तो भारत में प्राप्त शक्ति होगी। बात को समझना, मैंने कहा एक 60 वाट का बल्ब अमेरिका से खरीदा जाता है। खरीदा कहाँ गया वो, अमेरिका से। अब अमेरिका से खरीदा गया होगा तो डेफिनेट कितना होगा, वो 110 वोल्ट का होगा। उसे चला कहाँ रहे हो तुम, भारत में। तो भारत की कैपेसिटी कितनी है, 220 वोल्ट की। तो एक बात बताओ, 110 वोल्ट का बल्ब, 110 वोल्ट का बल्ब क्या 220 वोल्ट को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो ये बल्ब यहाँ आके क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा बोलना कि ये बल्ब यहाँ आकर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बल्ब है कैसा,
ये बल्ब अमेरिका का है और इसकी कैपेसिटी कितनी है 110 वोल्ट की, जबकि भारत में वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं जस्ट उल्टा करता तो क्या होता वो भी आप समझें। एक 60 वाट का बल्ब एक 60 वाट का बल्ब भारत से खरीदा गया और उसे अमेरिका में चलाया गया तो प्राप्त शक्ति होगी। इस क्वेश्चन को आप समझे दोस्तों। अब इस बार बल्ब कहाँ खरीदा गया था, भारत से खरीदा गया था। इसका मतलब उस बल्ब की कैपेसिटी कितनी थी, उस बल्ब की कैपेसिटी 220 वोल्ट की थी और उस बल्ब को जलाया कहाँ गया, तो उस बल्ब को अमेरिका में जलाया गया जहाँ की कैपेसिटी कितनी है 110 वोल्ट की है। इसका मतलब 220 वाला 110 को तो आराम से एक्सेप्ट कर सकता है और आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारी कैलकुलेशन पहले की जैसी हो जाएगी कि हम उसे कितने पे चलाएंगे 110 पर का स्क्वायर इनटू कैपेसिटी कितनी थी 220 इनटू कितने वाट का था 60 वाट का था। तो वही प्रश्न सेम, इसको इससे 2 बार, इससे इसको 2 बार, इससे इसको 30 बार और इसको इससे 15 बार। तो आंसर, तो कुल मिलाकर अगर भारत से बल्ब खरीदा होगा 60 वाट का तो अमेरिका में जाके कम से कम 15 वाट के बराबर तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमने अमेरिका में बल्ब खरीदा वो भारत में आकर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, तभी तो कहते हैं कि भारतीय सब जगह चलते हैं। अब बात करें हम विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा, विद्युत धारा सुनिएगा, विद्युत धारा होती क्या है। बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो विद्युत धारा को मैं कह सकता हूं कि विद्युत धारा है क्या, तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, या हम क्या भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। सुनिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर हम इसकी परिभाषा क्या भी दे सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड परिभाषा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाएगी, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। सुनिएगा, अगर अब इसको हम सूत्र के अनुरूप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे वो सुनना आप, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को प्रकट करेंगे I से, या डायरेक्ट क्यों लिखें, अपन पहले देख ही लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, विद्युत धारा बराबर कौन प्रवाहित हो रहा है, आवेश। दर बोले तो समय, इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर, हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय।
विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इससे मैं दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगा साथ के साथ। विद्युत धारा, विद्युत का या यूँ कह सकते हैं कि धारा के चालन के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि धारा चल क्यों रही है। तो मैं कह सकता हूँ धारा चालन के कारण, धारा चालन के कारण किस किस कारण से धारा चल सकती है। सबसे पहले मैं बात करूं चालकों की, तो याद रखना चालकों में विद्युत धारा क्यों चल रही है। तो चालकों में विद्युत धारा चलने का मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चालक तार है या उसमें चालक कोई धातु है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें विद्युत धारा चलने का मुख्य कारण क्या है, तो आप जवाब दे देना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चल रही होगी। मैंने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आगे मैंने ये भी कहा विद्युत धारा के चालन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चालक तार होगा, यदि वह चालक है, धातु का है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चलेगी। अच्छा, चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चलेगी, तो फिर अर्धचालक में किसके कारण चलेगी। तो याद रखना अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और उन्हें, तो याद रखना चालक में अगर आपसे पूछा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चलेगी। अर्धचालकों में पूछी जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और उसमें होल भी होते हैं, उन होल के कारण भी चलेगी। जबकि अगर पूछे विद्युत अपघट्यों में क्यों चल रही है, तो आप बता देना विद्युत अपघट्यों में आयनों की वजह से चल रही है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। दोबारा ध्यान दें, मैंने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथ के साथ मैंने ये भी कहा, इस परिभाषा को हम ये भी कह सकते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसकी डिटेल अभी 2 मिनट में रुको। धारा चालन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें धारा चालन के कारण में मैंने कहा अगर वो पूछता है कि चालक में धारा चालन का मुख्य कारण क्या है, तो चालक में धारा के चालन का मुख्य कारण मेरे दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जबकि वह चालक के बजाय अगर पूछता कि अर्धचालकों में धारा के चलने का मुख्य कारण क्या है, तो आप जवाब देना मुक्त इलेक्ट्रॉन और उसमें उपस्थित होल हैं। जबकि वो पूछे विद्युत अपघट्य कोई विलयन है और उसमें अगर धारा का चालन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, तो उसका चालन आयन है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊँ। अब बात करते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हमने लिखा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को मेरे दोस्तों I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा I बराबर Q/T। मैंने कहा विद्युत धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या निकल कर आ जाएगा, I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। थोड़ा सा आगे और बढ़ें। अब मैंने जो लिखा I बराबर Q/T, अब इसके अपन देख लेते हैं मात्रक। मैंने कहा विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है विद्युत धारा का मात्रक जो है I बराबर Q/T से निकालेंगे तो Q का तो हो जाएगा आवेश का तो कूलाम, बटे का मतलब प्रति और समय का सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड।
अच्छा, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या भी कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या भी कह सकते हैं, एसआई पद्धति में एम्पियर भी कह सकते हैं। और ध्यान देना, सीजीएस पद्धति में इसका एक और मात्रक है, सीजीएस में उसे बोलते हैं वोल्ट। तो याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होगा। एसआई पद्धति में बात करें तो एम्पियर होगा, और ध्यान रखना सीजीएस पद्धति में बात करें तो वोल्ट होगा। अच्छा, विद्युत धारा की जब भी विमा लिखने की बात आए, वैसे विद्युत धारा की विमा परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, पर फिर भी अगर आपसे पूछ ली जाती है विद्युत धारा की विमा, तो याद रखना इसकी विमा कुछ भी नहीं होती, इसकी विमा एम्पियर होती है, बस ए की पावर 1। और एक विद्युत धारा क्या सदी, कई बुक्स में मैंने देखा है, कई जगह लिखा है ये सदिश है, ये अदिश है, पर याद रखना विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। याद रखना, अ का मतलब एब्सेंट नहीं है, अनुपस्थित, कौन नहीं है, दिशा नहीं है, इसका मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं बात को आगे और बढ़ाने की कोशिश करूँ। मैंने कहा I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T होता है, और इसके प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम होता, T बराबर 1 सेकंड होता, तो I बराबर कितना होगा। मतलब इसने प्रश्न ये किया, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान होगा, तो सिंपल सी बात, I बराबर 1/1, तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकल कर आ जाएगी। 1 एम्पियर होता क्या है, तो अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर है क्या। 1 एम्पियर है क्या, तुम सीधा सीधा समझें, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो यहाँ से एम्पियर की परिभाषा निकल कर आई, वो क्या निकल कर आ, 1 एम्पियर है क्या, तो यहाँ से एम्पियर की जो परिभाषा निकल कर आ रही है, वो क्या निकल कर आ रही है, उसे समझें। वो है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर ही होगा। मैंने यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा क्या दी, हमने कहा था, एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने कहा कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर ही होगा। मतलब हमने क्या कहा, I बराबर Q/T, Q की वैल्यू भी 1 थी और T की वैल्यू भी 1 थी, इसलिए I की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन यहाँ फिर एक नई समस्या सामने आती है कि हमारे ये परिभाषा समझ में आ जाती है। जब ये परिभाषा समझ में आती है, जैसे कैसे समझ में आएगी वो देखें। हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन ही ये था
कि Q बराबर 1 कूलाम है, T बराबर 1 सेकंड है, तो I बराबर कितना होगा? 1 कूलाम है, 1 सेकंड है, तो I बराबर कितना होगा? तो सिंपल सी बात हमने सोल्व किया था, I बराबर Q अपॉन T, 1 से 1 कटा एक बार, तो I बराबर 1 एम्पियर आया। प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न यह था कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो हमने कहा I बराबर Q अपॉन T 1/1 बराबर 1 एम्पियर ही होगा। लेकिन उसने प्रश्न हमसे ये कर दिया कि Q बराबर 2 कूलाम है और T बराबर 2 सेकंड है, तो I बराबर कितना होगा? इस कंडीशन में क्या सोचते हैं कि जब Q बराबर 1 कूलाम था, T बराबर 1 सेकंड था, तो I बराबर जब दोनों 1 थे इसलिए आंसर 1 आया, तो यहाँ दोनों 2 हैं तो आंसर 2 आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें भी आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो I बराबर 2/2, तो ये कटेगा कितनी बार? 1 बार, तो I बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? 1। इसी क्वेश्चन को अगर वो कुछ ऐसे दे देता कि Q बराबर 120 कूलाम है और T बराबर 2 मिनट है, तो I बराबर कितना होगा? तो आप सबसे पहली चीज इसमें ये ध्यान रखें, इस 2 मिनट को भी सेकंड में बदल लें, तो I बराबर बदलेंगे तो 120, अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट का 120 सेकंड, इससे ये कटा कितनी बार? 1 बार, तो I बराबर क्या आया? 1 एम्पियर। पिछले कई एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं कि किस तरीके से आप इसका प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा अब हमने कहा कि I बराबर Q अपॉन T होता है। यदि ये कहता है कि यदि Q बराबर NE हो, तो ये कह रहा है कि Q की वैल्यू को क्या मान लो? NE मान लो। तो ध्यान देना, अच्छा पहले यहाँ एक चीज और क्लियर कर लें, N क्या है? तो N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ अगर वो प्रश्न यहां तक भी रख लेता तो उसके प्रश्न पूछने का तरीका कैसा होता वो सुनना। इसने कहा, इसने प्रश्न ही क्या कहा? यदि किसी विद्युत परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित आवेश होंगे। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो क्यों पूछ रहा है आवेश क्यों? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NE। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? N कितना है? 1, E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। थोड़ा सा इसने इसके बारे में एक और प्रश्न आपसे पूछा जो भी कई परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। प्रश्न था कि अब अभी हमने कहा कि I बराबर Q अपॉन T होता है। आगे हमने ये भी कहा कि Q बराबर क्या हो? NE हो, तो इसकी वैल्यू को जब हम इससे पुटअप करेंगे तो I बराबर N × E अपॉन T। अब देखो
हमने कहा I बराबर Q/T होता है, हमसे कहा गया कि Q बराबर NE हो तो यार सीधी सी बात है, Q की जगह NE की वैल्यू या NE पुटअप कर दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर N × E/T। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखें, यदि किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान देना दोस्तों, हमसे एक सीधी सी हम परिभाषा पढ़ के चले जाते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन क्या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं हम लिखते हैं कि I बराबर Q/T, तो क्या हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पिछली दोनों तीनों LDC के, इसके अलावा रेलवे के, इसके अलावा रीड के एग्जाम में देखना, ये प्रश्न आपको उसे पूछे गए और पूछे गए तो पूछने का तरीका कैसा ना हो देखें। यदि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में 1 मिली एम्पियर कौन है, धारा, 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बड़ा ही प्यारा प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछा गया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, इधर देखो n पूछ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर N × E/T होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, I × T/E। यस, तो हम n बराबर क्या लिखें, I कितनी है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 की घात -3 इंटू T कितना है, 1 सेकंड बटे E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो n बराबर 10⁻³ इंटू 10⁻19, नीचे जो माइनस में थी ऊपर जाते प्लस में हो जाएगी 1.6। इसको जब आगे और सोल्व करेंगे तो n बराबर -3 को प्लस के 19 में से घटाएं तो -16 10⁻16 बटे 1.6। अच्छा, 10⁻16 को अगर मैं खोलना चाहूँ तो 10 × 10⁻15 लिख सकता हूँ, होगी 15 और 1 16, 15 और 1 16 बटे 1.6। इस 1.6 के पॉइंट को हटाएं तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 15 बटे 16। और इस 16 से जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6.25 बार, तो बचा क्या, n बराबर 6.25 इंटू 10⁻15 कौन, इलेक्ट्रॉन। तो आप देखते हैं उसने प्रश्न हमसे क्या किया, उसने हमसे प्रश्न क्या किया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आप बता दीजिएगा 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। थोड़ी सी बात